डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को व्याकरण के बारे में बताऊंगी। व्याकरण में क्या होता है? भाषा होती है, बोली होती है, जो कि लोकल रीजनल भाषा और बोली होती है। फिर उस भाषा को लिखने का एक तरीका होता है जो लिपि कहलाता है। और किसी भी लिपि को, भाषा को एक व्यवस्थित क्रम में, शुद्ध रूप में जो लिखा जाए वो व्याकरण होता है। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला चैप्टर भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि भाषा यानी लैंग्वेज क्या है। भाषा शब्द भास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी हम अपने विचारों को जो दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, तो इससे क्या होता है, इसके लिए एक सार्थक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जो भाषा कहलाती है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो लिख सकते हैं, विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें जिस साधन का प्रयोग करना होता है या हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के अनेक रूप एवं प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम भाषा के दो प्रकार यानी 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज समझ सकते हैं। पहला टाइप्स हम देंगे मौखिक भाषा, जिसको हम ओरल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और दूसरी लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। तो बच्चों, अगर हम इसको अगर एक जनरल भाषा में अगर आपको समझाएं, तो जैसे कि आप दो दोस्त आपस में किस तरह से बात करते हो, कुछ भी बात करते हो कि मैंने आज खाना खाया, या मैं आज ऐसे किया, गेम खेला, या कुछ भी किया। तो कोई भी दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को सुनते एवं समझते हैं। मतलब जो बोल रहा है दूसरा उसकी बात सुन रहा है और समझ रहा है, फिर वो जो बोलेगा वो आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, यानी कि विचारों का आदान और प्रदान हो रहा है। या स्कूल में टीचर अपनी बातों को आपको समझा रही है और आप उस चीज़ को समझ रहे हो। या घर में भी आपके मम्मी पापा अगर आपसे कुछ बोलते हैं तो वो अपनी बात आपको कह रहे हैं और आप उनकी बात समझ रहे हो। तो ये एक भाषा का ही रूप हुआ। तो पहला हम देखेंगे मौखिक भाषा क्या है, यानी ओरल लैंग्वेज। जब हम बोलकर अपने भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या उन्हें अपनी बातों को समझाते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, वाद विवाद करना या किसी भी टॉपिक पे बोलना। सपोज़ आपको टीचर ने ऐसे लिखकर बोलने को कहा, तो जो लिखा वो तो लिखित हो गया, लेकिन आपने जो बोला क्लास में सबके बीच में जो आपने बताया, तो वो आपको मौखिक भाषा कहलाएगी। अब हम आते हैं बच्चों लिखित भाषा में। जब हम लिख कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि आप ईमेल के द्वारा किसी को मैसेज भेजते हो, या आजकल बच्चे व्हाट्सएप में मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं, तो ये क्या हुआ, अपने विचारों को लिख करके दूसरों को समझाना हुआ। हम अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं दूसरे से, तो लिखित रूप में हमने उनको मैसेज भेज दिया और दूसरे ने, जिसने पढ़ा, उसने हमारी बातों को समझा। इन सब के अलावा बच्चों भाषा अन्य और कई प्रकार के भी होते हैं। जैसे मातृभाषा, हम जो अपने परिवार से, जो माता पिता से सीखते हैं, वो क्या कहलाती है, मातृभाषा, यानी कि ये परिवार से आया। अब राजभाषा, संविधान द्वारा जो स्वीकृत किया जाता है भाषा, और जो सरकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि जितने भी सरकारी कार्य होंगे उसी भाषा से होंगे, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और हमारी भारत की राजभाषा क्या है? हमारी भारत की राजभाषा हिंदी है, और हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को
देश भर में लागू किया गया था। इसे राजभाषा का मान दिया गया था और इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ये ज़रूर याद रखना बच्चों। अब हम आते हैं राष्ट्रभाषा। पूरे देश में अधिकांशतः सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? जो भाषा बोली जाती है वो देश की संस्कृति एवं भावनाओं से भी जुड़ी होती है और ये भाषा भी हमारे देश में हिंदी है। फिर आते हैं हम संपर्क भाषा। संपर्क भाषा कहने का मतलब है कि यह अलग अलग भाषा बोलने वाले दो लोगों के बीच में बातचीत में सहायक होती है। मतलब आपस में जब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को समझ सकें, ऐसी भाषा को संपर्क भाषा या सेतु भाषा भी कहते हैं। अब हम आते हैं बोली। बोली यानी डायलेक्ट किसे कहते हैं? तो बच्चों, भाषा का क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ा, यानी कि व्यापक रूप में भाषाएं बोली जाती हैं और छोटे छोटे क्षेत्रों में एक ही भाषा के बहुत सारे रूप सुनाई पड़ते हैं। जैसे कि अब हम रांची में मान लिया है या हम इंडिया के किसी भी कोने में हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में लगभग 10 किलोमीटर के अंतराल में एक अलग बोली बोली जाती है। तो इन रूपों को, भाषा के इन अलग अलग रूपों को बोली कहते हैं और बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो बोली बोल रहे हैं ये हर जगह के लोग आपका समझ सकें, मगर आप अपने आसपास के लोगों से उस बोली में बात कर सकते हैं और वे आपकी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। बोली का संबंध भाषा के मौखिक रूप से होता है। आप इसको लिखकर प्रकट नहीं कर सकते हो, लिखते हैं बहुत लोग, लेकिन ज़्यादातर ये होता है क्या कि मौखिक रूप में ही समझाया जा सकता है। और अगर इसे साहित्य रचना के रूप में अगर देखा जाए तो फिर वो उपभाषा कहलाने लगती है। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस बताना चाहते हैं, दोनों में क्या अंतर है बोली और उपभाषा में, तो आप कह सकते हैं कि बोली का संबंध भाषा के मौखिक रूप से होता है और उपभाषा का संबंध लिखित रूप में होता है। बोली का प्रयोग सामान्यतः बोलचाल में किया जाता है और उपभाषा का प्रयोग साहित्य रचना में भी किया जाता है। जैसे बोली अगर हम कहें तो मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी वगैरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे साहित्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लिखित रूप में रचना करते हैं, तो उसे हम उपभाषा कह सकते हैं। अब हम आते हैं बोली की परिभाषा क्या है और उपभाषा की परिभाषा क्या है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है और जब किसी बोली में साहित्य रचा जाए तब वह उपभाषा कहलाती है। जैसे कि हम देखेंगे ब्रज भाषा में सुरसागर की रचना हुई थी और जिसके कवि या लेखक कौन थे? सूरदास थे। और अवधी में रामचरितमानस की रचना हुई थी, यानी जो रामायण हम पढ़ते हैं उसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो ये दोनों इन दोनों बोलियों में जब साहित्य की रचना की गई तो ये उपभाषा कहलाने लगी। और बच्चों, ये दोनों वीडियो मैंने बना करके दिया हुआ है, सुरसागर और रामचरितमानस दोनों के बारे में। हालांकि ये क्लास 10 के सिलेबस में है, मगर आप अगर पढ़ना चाहो, इसे सुनना चाहो, समझना चाहो तो ये ज़रूर देख लेना। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। अब हम आते हैं लिपि यानी स्क्रिप्ट। जैसा कि बच्चों आप देखे होंगे, कभी सुने होंगे कि कोई भी फिल्म बनती है तो उसका एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है। उसका कहने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ के लिए, उस मूवी को तैयार करने के लिए एक रचना तैयार की जाती है कि इसके बाद ये सीन आएगा, इसके बाद ये सीन आएगा, इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये दिखाया जाएगा, इसके बाद ये सॉन्ग होगा। तो ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसी स्क्रिप्ट को हम देखेंगे कि एक्चुअल वो होता क्या है।
लिपि यानी स्क्रिप्ट का अर्थ किसी भी बात जो हम अपने बताना चाहते हैं या उसे चित्रित करते हैं, उसको लिखने की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को लिपि कहते हैं। और कुछ विशेष बातों में चिन्हों के द्वारा भी बातों को हम व्यक्त करते हैं, जिसे लिपि चिन्ह कहते हैं। और इन चिन्हों को लिखने की जो विधि होती है उसे लिपि कहते हैं। यानी कि जैसे जब भाषा का प्रयोग हुआ और भाषा में लिपि के बारे में चर्चा की गई, तो एक प्रोसेस तैयार हुआ कि हम जो अपनी बातें बता रहे हैं उसको हम लिखें कैसे। तो मान लिया आप देखोगे बच्चों, क लिखना है तो क लिखने की एक विशेष व्यवस्था की गई, और जिसको पूरे विश्व में लोगों ने मान्यता दी। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क को ख लिखा जाए, क ही रहेगा, अ ही रहेगा। तो किसी भी चीज को लिखने का एक सर्वव्यापी या सर्वमान्य तरीका हुआ जो लिपि कहलाया। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो चलिए हम परिभाषा देखते हैं। भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। जैसे आप जानते होंगे, हिंदी, संस्कृत, मराठी और गुजराती, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी है। उसी प्रकार उर्दू की लिपि फारसी है और पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। अंग्रेजी की भी लिपि होती है, उसको हम लोग रोमन कहते हैं। तो इस तरह से अनेकों भाषाएं हैं और उनकी लिपियां भी अलग अलग हैं। यानी उनको लिखने का तरीका जो सर्वमान्य कहलाया वो अलग अलग होता है। अब हम आते हैं व्याकरण यानी ग्रामर क्या है। भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने वाली शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कि जो शुद्ध रूप में हम जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और शुद्ध तरीके से बोलें लिखें, वही व्याकरण हुआ। मान लिया जाए बच्चों, अगर हम किसी लड़की को बोलें गीता, सपोज गीता खाना खाता है, तो गीता स्त्रीलिंग है और उसके लिए मैंने जो क्रिया का प्रयोग किया वो पुल्लिंग रूप में था, यानी कि खाता है। हमें क्या करना चाहिए था? इसको व्याकरण का प्रयोग करते हुए शुद्ध रूप देना चाहिए था कि गीता खाना खाती है। जैसे हम लिखते राम खाना खाता है, तो ये सही होता। कहने का मतलब किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम उस भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी में भी देखा जाए तो हम मान लिया आई हैव ए पेन, उसको हम लिखेंगे आई पेन हैव अ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए भी एक सही ग्रामर, सही व्याकरण की आवश्यकता है, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे और समझ में भी पूरी तरह से आए। अगर व्याकरण को हम उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। मान लिया हम बोलते हैं गीता खाती है खाना या गीता खाता है खाना, तो ये भी अटपटा सा सुनने में लगेगा। तो व्यवस्थित रूप में और शुद्ध रूप में जो चीज़ लिखा जाए या बोला जाए वही व्याकरण कहलाता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाषा क्या है, बोली किसे कहते हैं, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो बच्चों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी बात हो, चाहे वो बुरा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ख़राब लगा, तो आप उसे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर शेयर करना मुझे। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें कि व्याकरण, भाषा, बोली, लिपि क्या है। धन्यवाद बच्चों।